बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो सलमान सफदर ने आपको बताया केस का, उसका मैं इमरान खान का पैगाम जो है, जो मैं देने आती हूँ और पहले भी हम देते आए हैं पिछले 2 साल से, वो सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। उन्होंने हमें हदायत की भी है कि अपना मेरा पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुँचा दें। आज इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे ये बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुन ली होगी, कि आज जब केस ख़त्म हो गया था, जो गवाह एक झूठा साबित हो गया, तो उसकी उनसे पूछा कि उसका क्या सज़ा होती, कितने साल सज़ा है? 7 साल सजा है। 7 साल। झूठ बोलने के ऊपर 7 साल सज़ा गवाह को मिलनी चाहिए थी। उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। आज तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। जज साहब को तो उसी वक्त कहना चाहिए था जज केस ख़त्म हो गया। इस पे इमरान खान ने आज कहा है कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहाँ पे 2-3 मीडिया के लोग आते हैं जिनको बेचारे इस वक्त तो उनको इजाज़त ही नहीं कोई सवाल करें या बात करें, तो इमरान खान की बात कोई बाहर मीडिया के थ्रू अगर उन्होंने बात भी आजकल करते हैं तो नहीं आती है। इससे वो हमें कहकर भेजते हैं। उन्होंने कहा इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। कहते हैं कि जो कुछ उनके हकूक़ हैं, जो जेल के कवानीन के मुताबिक, जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, वो भी सहूलियात बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में नहीं मिल रही हैं। एक वो आइसोलेशन में है, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है, और ये जेल के कवानीन के ख़िलाफ़ है। उनको अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक दफ़ा करवाई गई है। वो किताबें मांगते हैं जब तक जज ना बैठा हो, और बेचारे जज साहब, इसलिए इमरान खान कह रहे हैं मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है सामने, हमारे पुलिस को कहता है कि जाके इनकी किताबें ले आओ, जाके इनको सहूलियात दे दो, इनका टीवी चला दो, इनके जो आइसोलेशन है वो ख़त्म करो, लोगों की मुलाकात करा दो। जज इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो ट्रायल चल रहा है, ये ऑर्डर आते हैं कर्नल साहब से, और कर्नल साहब डायरेक्ट आसिम मुनीर से ऑर्डर लेकर ये केस भी चला रहे हैं। अगर जज के हाथ में होता और उसने कानून के मुताबिक करना होता, इस वक्त अब तक वो केस ख़त्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा हो चुके थे इस केस में भी। ये तो पहला उनका पॉइंट था कि इस वक्त सारा कानून आसिम लॉ के नीचे है। दूसरी बात उन्होंने की अफ़गानिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा जो ऑपरेशन चल रहा है, जो हमारे इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है, उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा देखें, अगर आपने अमन लाना है, इसमें 3 लोगों का शरीक होना बहुत ज़रूरी है। एक अफ़गानिस्तान की हुकूमत, दूसरा अफ़गानिस्तान के लोग, और तीसरा हमारे इन इलाकों के लोग जहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। इन सबको मिलकर, इन सबको साथ लेकर जब तक नहीं चलेंगे, कोई ऑपरेशन किसी दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि पहले आपने जो अफ़गानिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये 9 मई की तरह ये फॉल्स फ्लैग है, क्योंकि पहले आपने लोगों को धक्के दे के यहाँ से पाकिस्तान से निकाला। वो लोग जो आपका ना दीन और ना इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ के जो कानून है वो इजाज़त देते हैं कि आप तीन नस्लों से यहाँ बैठे हुए जो हमारे मुहाजिरीन थे, हमारे मुसलमान भाई थे, वो उनको आपने ज़बरदस्ती शॉर्ट नोटिस पे आपने उनको कहा पाकिस्तान से निकल जाएं। और उन्होंने कहा 3 साल से, जब से आसिम मुनीर आए हैं, इन्होंने ये काम शुरू किया। पहले इनको बाहर धक्के दे के निकाला, फिर आपने जाके अफ़गानिस्तान पे बम गिराए, वो ड्रोन अटैक किए, फिर आपने कहा कि दहशतगर्द आ गए, फिर अपने इलाके के ऊपर आपने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने कहा हमारे अहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के अहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं, वो शहीद हो रहे हैं, और बेगुनाह लोग भी शहीद हो रहे हैं। ये तरीक़ाकार ऑपरेशन से अमन नहीं आता, अमन बातचीत से आता है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और हमने उनको बताया था कि आपके MNAs और MPs भी आज आपके यहाँ कोर्ट हियरिंग के लिए आए हैं,
تو انہوں نے کہا میں چاہوں گا کہ سارے KP کے MNAs اور MPAs CM کے ساتھ بیٹھیں اور یہاں پہ امن کے جو 3 چیزیں ہم نے نکات بتائے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، اور جلد سے جلد یہاں پہ ہر قسم کا وہ جو مسائل ہیں، خاص طور پہ کیونکہ ان علاقوں میں سیلاب بھی آیا ہوا ہے، آپ نے اس کو فوری طور پہ یہ جلدی بند کریں پہلے کہ انہی اٹیکس کی وجہ سے دہشت گردی سچ مچ بڑھ جائے۔ ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ سارے جو الائنس کے لوگ ہیں، کیونکہ CM صاحب کو وہ افغانستان نہیں جانے دے رہے ہماری یہاں حکومت سینٹر کی، انہوں نے کہا جو الائنس کے ہیڈ ہیں محمود اچکزئی صاحب، وہ اپنے الائنس کو ایک امن ڈیلیگیشن لے کر جائیں، امن ڈیلیگیشن لے کے جائیں افغانستان، اور ان کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے اس کا حل ڈھونڈیں۔ یہ عمران خان کا دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسری بات انہوں نے کی کیا تھی؟ تیسری بات معاف کیجیے گا، میں تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا تھا۔ تیسری بات انہوں نے بات کی پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ہم نے پھر بھی میرے پر نہیں، انہوں نے کہا پہلے میرے پر کیسز ہوئے، میں نے پھر بھی کہا کہ میں قانونی اپنے سارے کیسز عدالتوں کے سامنے میں فیس کروں گا، میں اپنا انصاف عدالتوں سے دوں گا۔ اور انہوں نے شروع سے یہی بات کی تھی، ان کو آفرز آئیں کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے کیسز 300 کیسز ہیں آپ کے اوپر، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا۔ انہوں نے اپنے کیسز کا سامنا کیا، 3 سال سے زیادہ ہو گئے جو وہ اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری پارٹی کے اوپر ظلم کیا، انہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا، انہوں نے الیکشن مینڈیٹ، انہوں نے جو 2/3 میجورٹی تھی آپ نے چوری کر لی۔ اچھا چلیں، ہم نے تو جا کر ہم عدالتوں میں گئے، پھر بھی ہم عدالتوں میں گئے، اس الیکشن کمیشن میں گئے، کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ لیکن اس حد تک کہ اب ایک رپورٹ نکلی ہے کامن ویلتھ کی رپورٹ لیک ہوئی ہے۔ یہ رپورٹ ہماری حکومت کو، انہوں نے کامن ویلتھ کے آفس نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ ہماری حکومت کو بھی دی گئی تھی، یہ الیکشن کمیشن کو بھی دی گئی تھی کہ پاکستان میں دھاندلی اور ووٹ چوری کیا گیا ہے۔ اب جب ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بھی کہہ دیا ہے، اور جو الیکشن کمشنر ہے جس نے اس کے اوپر کوئی اگلا قدم نہیں اٹھایا، وہ ہے سکندر سلطان، راجہ سکندر سلطان۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا قانون اس پہ ووٹ چوری کے اوپر بڑا سخت ہے۔ پاکستان میں آپ ووٹ چوری آرٹیکل 6 لگتا ہے جو غداری کے ضمن میں آتا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے، اس کے بعد عمران خان کے اوپر انہوں نے لے کر آئے 26ویں ترمیم، انہوں نے کہا لوگوں پہ گولیاں چلائیں، ہم نے پھر بھی اس کے لیے قانونی راستے کے لیے ترجیح دی۔ اس کے بعد آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے، اور 26ویں ترمیم کیوں لے کر آئے؟ آپ اس لیے لے کر آئے کہ جو سارے کورٹس ہیں ان کو آپ اپنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا لیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب آپ نے 26ویں ترمیم لائیں، ان ججز کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے سچ کے ساتھ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے، وہ پاکستان کے ہیروز ہیں۔ انہوں نے لیاقت چٹھا صاحب جو کمشنر تھے، جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ آ کر پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ یہ الیکشن 50 ہزار ووٹوں سے پنڈی ڈویژن میں PTI جیت رہی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر راجہ سکندر سلطان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے اس دھاندلی کے اندر۔ اتنی بڑی بات کی، آج چٹھا صاحب کدھر ہیں؟ چٹھا صاحب کو کہیں انہوں نے بند کر دیا، لیکن یہ پاکستان کے ہیرو ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے وہ کمشنر تھے، وہ اپنے عہدے کی فکر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے آواز اٹھائی۔ تو اس لیے آپ ان کو بھی خراج تحسین، وہ پاکستان کے ہیرو وہ بھی ہیں، انہوں نے سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اسی طرح ججز کھڑے ہو رہے ہیں۔
ये पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, पाकिस्तानी पूरी कौम इनको खराज तहसीन के अलावा इनके साथ खड़ी हो। और उन्होंने कहा कि अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए उन्होंने कहा देखें, इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपने इसे डरना नहीं है, इसलिए क्योंकि एक फर्द वाहिद अपने फ्यूचर के इक़्तिदार के लिए या आपको जो दबा रहा है, आप अगर इसे डरेंगे या आपको और दबाएंगे। आप हक पे हैं, आप पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपने ना जेल से डरना है, क्योंकि मैं 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूँ। और उन्होंने कहा कि आपको ये जितना आप इनसे खौफ ज़दा होंगे या आपको और दबाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा क्रश करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि आप देखें पाकिस्तान जो केपी के अंदर कर रहे हैं, ये लोग ये जान के कर रहे हैं, क्योंकि केपी के अंदर एक दफ़ा ANP की हुकूमत के दौरान इन्होंने यही ऑपरेशन किया था और उन्होंने ANP को इसी तरह ही क्रश किया था कि उन्हीं के इलाके में उनकी गवर्नेंस को कमज़ोर किया था। इसलिए केपी की सारे MNAs और MPAs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो CM के साथ बैठकर अमन यहाँ पे कायम करें और गवर्नेंस रिस्टोर करें। और तीसरा क्या था वो वाला, हाँ, और अगर उन्होंने कहा कि देखें, अगर आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, आप सिर्फ एक काम करें, जो मेरा पैगाम है उसको रीट्वीट कर दें सारे MNAs MPAs और पार्टी के लोग, सिर्फ मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दें ताकि सारे एक पेज पे हों। और आखिरी चीज़ उन्होंने कही थी कि मुत्तहिद रहें, बिल्कुल सारी पार्टी, क्योंकि पार्टी पूरी वैसे तो सारे पार्टी तो एक ही पेज पे है, पूरा पाकिस्तान एक पेज पे है, लेकिन जो बाकी ओहदेदारान हैं वो सारे एक पेज पे रहें, इकट्ठे रहें। और क्योंकि आपने जो मुकाबला कर रहे हैं वो एक जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, आप मार्शल लॉ का मुकाबला कर रहे हैं, आप आसिम लॉ का मुकाबला करें, और ये चलेगा नहीं, क्योंकि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता इंशाल्लाह। और उन्होंने एक और जो हदायत भेजी थी वो थी कि आप पेशावर में फ़ौरन जलसा करें और सबको बुलाएं वहाँ पे पेशावर में। और एक जो पहला स्टेप है, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा जलसा इंशाल्लाह होगा, सारे जमा होंगे। और यहाँ से कहते हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हम कमेटियों से निकल रहे हैं, हमने इनको लेजिटिमाइज बहुत देर कर लिया है। हुकूमत को इलीगल हुकूमत, चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत, इसको हमने बहुत देर लेजिटिमाइज किया है। हमने क्योंकि कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इनको लेजिटिमाइज नहीं करेंगे। इससे जो पहला कदम था, हमने कमेटियों से कौन सी नेशनल असेंबली की कमेटियों से और सेनेट की कमेटियों से सबको कह दिया है कि वहाँ से उनसे निकल जाएं और रिज़ाइन कर दें। और वो अगला जो लाएमल है आज उन्होंने नहीं दिया, आज उन्होंने सिर्फ जलसे का दिया है और ट्वीट का दिया है, और बाकी जो है वो मेरे ख्याल में अगली दफ़ा देंगे। मेहरबानी, शुक्रिया।